बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदारे उर्दू के उस सिलसिले के साथ हाज़िर हैं जिसका उन्वान हमने रखा है एक सवाल। और एक सवाल के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत अच्छे, बहुत ताज़ा, बहुत तवाना और नौजवान शायर जनाब हमज़ा याकूब साहब। हमज़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। आप एक निजी काम के सिलसिले में यहाँ पर थे। मैं आपका मद्दाह हूँ, आपको पढ़ते हैं, आपको देखते हैं, और आप उन नौजवानों में से हैं जिनका कहा, जिनका लिखा हुआ देखने को और उसमें जो कुछ कहा गया है उसको देखने को दिल करता है। तो मैंने सोचा कि आपसे कुछ बात करनी चाहिए। एम.ए. उर्दू तो आपने की ही उससे पहले, और बाद में आपने नफ्सियात में BS किया है बाहर से, और आपकी तहरीरों में ये लगता है कि जो शगफ़ है आपका नफ्सियात के साथ वो है, और आप उसे अदबी जो मामलात हैं उसके साथ इनकॉर्पोरेट करके देखने का एक सलीका और एक रविश भी रखते हैं। हमारे पास नफ्सियात के मामले में नफ्सियाती तनकीद का दबिस्तान और इसी तरह जो और नफ्सियात के हवाले से कुछ फ्राइड का, कुछ बाकी जो नफ्सियात दान हैं उनके असरात, उनके बातें, तहलील नफ्सी का तरीका, इस तरह की चीज़ें आती रहीं जी। लेकिन ज़ाहिर है अब ये एक हद तक, यानी ज़माना जितना आगे चला गया है, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें एक तरह से क्लासिकी चीज़ें हो गई। जी बिल्कुल। अब मामलात इससे बहुत आगे चले गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप अपना जो दोनों चीज़ों का तजुर्बा है, अदब का भी और नफ्सियात का भी, जी। उसकी रोशनी में क्या कहेंगे? बाहर आपने पढ़ा, आप यहाँ पढ़े हुए होते तो फिर भी तनाजुर ज़रा और होता है। तो क्या आप समझते हैं कि क्या अमल दखल है नफ्सियात का, या अदब पारे को, फ़न पारे को देखने के जो नए टूल्स, नए तरीके आ रहे हैं नफ्सियात के तवस्सुत से, वो क्या हैं, और हमारे नक्काद को, हमारे कारी को, हमारे तख्लीक़कार को किन किन बातों से आगाह होना चाहिए? जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात का इश्तियाक था। मैं ये कहना चाहूँगा कि उर्दू में जो नफ्सियाती तनकीद का दबिस्तान है वो बिल्कुल क्लासिकी चंद एक नाम है, योंग है, एडलर है, फ्राइड है, वहाँ तक महदूद रहा। जो जदीद नफ्सियात इस वक्त यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जा रही है, या जो रिसर्च के नए ज़ाविये आए हैं साइकोलॉजी में, वो उर्दू में उन पे काम नहीं हुआ। जी जी। उसकी एक वजह तो शायद मुझे ये लगती है कि जो क्लासिकी नफ्सियात है, वेस्टर्न भी, वो बहुत हद तक थ्योरेटिकल थी, फ़लसफ़े के करीब थी, और ज़ाहिर है उसका अदब से भी यानी एक डायरेक्ट कनेक्शन मालूम होता था। लेकिन जो जदीद साइकोलॉजी है वो बहुत एम्पिरिकल हो गई है, डेटा की बेस पे है, तजर्बी मतलब। जी बिल्कुल। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारे उर्दू के नक्काद हैं वो इससे थोड़ा सा कट गए हैं। इवन यूरोप में भी जो नफ्सियाती तनकीद है उसमें भी एक क्लैश आ गया है, यानी इस पे भी बहुत तनकीद हुई कि बहुत ज़्यादा एम्पिरिकल हो गई है, बहुत ज़्यादा डेटा ड्राइवन हो गई है जो जदीद साइकोलॉजी है। मेरा जहाँ तक नफ्सियात से और लिटरेचर से ताल्लुक़ रहा है, मैं चीज़ों को इंटरडिसिप्लिनरी वे में देखने की कोशिश करता हूँ, और न्यूरो साइकोलॉजी जो है वो मेरी पसंदीदा फ़ील्ड है। उसमें मैंने अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से भी स्पेशलाइजेशन की है। तो मेरी कोशिश ये है कि जो तख्लीक़कार के दिमाग को समझने की एक कोशिश, कि तख्लीक़ के अमल में दिमाग किस प्रोसेस से गुज़रता है। तो मुझे ये लगता है कि तख्लीक़ के अमल में एक मिस्ट्री भी है, एक यानी पुरस्रारियत भी है, और किसी हद तक वो बरकरार भी रहनी चाहिए। लेकिन उसके कुछ ज़ाविये जो अभी हम पे जदीद तहकीक के बाद खुल रहे हैं, उन्हें भी समझना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। यानी आपने जैसे कहा, और ये बहुत अच्छी बात है, मेरे ख्याल में ऐसा हुआ कि जो नफ्सियात के जो थ्योरेटिकल मामलात थे जी, उनकी वजह से वो बेस तो उसकी उसी पर रही, या नाम तो नफ्सियात का लेते थे जी, लेकिन तनकीद का जो तासुर है वो तासुराती तनकीद जैसा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही। बजाय इसके कि आप इस्तिदलाल कोई ढूंढ के लाएं, जी, या बजाय इसके कि कोई आप किसी ऐसी चीज़ मारूजी जो हक़ाइक़ हैं जी, जी, उन पर बुनियाद रख के बात करें, जी, आप फ़लसफ़े को समझते हैं कि वो तासुर की तरह है, जी और सिर्फ ताकुल जो है, मतलब ताकुल का भी वो पहलू जी, जिसमें आप ऐसी बात करते हैं जिसमें मावराइयत और एक तरह की वो मामलात ज़्यादा हैं। जी, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं, जब बाहर की तनकीद भी आपने कुछ देखी होगी या पढ़ी होगी, जी, तो बुनियादी फ़र्क जो है वो यही है कि डेटा पर इन्हिसार करते हैं या इस्तिदलाल पर? कम अज़ कम जो एकेडमिक हद तक साइकोलॉजी का ताल्लुक है वो बिल्कुल डेटा ड्राइवन है। यानी वहाँ पे ऐसे कोर्सेज़ बहुत कम है जिनका फ़लसफ़े से करीब, यानी जहाँ पे साइकोलॉजी पढ़ती है। और कुछ तो इसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है अब जितना भी नॉलेज दुनिया में प्रोड्यूस हो रहा है वो उसकी प्रोडक्टिविटी इस बुनियाद पे देखी जाती है कि इससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं या नहीं। यानी तहकीक के लिए जो एजेंसी फ़ंड कर रही है वो
चाहेगी कि उन नताइज से कुछ उनको भी जो है वो माली ऐसे जो दूसरी है कि जो आपकी आम जिंदगी है, समाजी जिंदगी है, सोशल रेलेवेंस जो है वहाँ की तहकीक का एक बहुत बुनियादी कंसर्न है कि वो ये चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो इसलिए जो है वो फलसफे से और थ्योरी से आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न साइकोलॉजी दूर होती है, कि कम से कम एकेडमिक हद तक। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि मतलब आपने जिस सतह तक की पढ़ी है जी, मुमकिन है यहाँ तक तजर्बी ज़्यादा हो जी, और बाद के जो मराहिल हैं या बड़ी क्लासेस में जाकर या वो फिर वहाँ पे पहुँच जाती हो, ऐसा भी है कुछ? हो सकता है। मैं इन दिनों मैंने अमेरिका में और दुनिया के कुछ और ममालिक में पीएचडी के लिए अप्लाई किया, दाखिले के लिए। तो वहाँ पे जो उनकी बुनियादी रिक्वायरमेंट कह लें या जो प्रेफरेबल जो क्वालिटीज़ हैं, उनमें ये है कि आपको डेटा एनालिसिस कितना आता है, आपको प्रोग्रामिंग कितनी आती है, तो उनका फोकस उस पे होता है। मतलब हवा में बातें नहीं करनी। नहीं, हवा में बातें नहीं करनी। तो यहाँ पे क्लैश भी आ जाता है, यानी मैं एक शायर हूँ और ज़ाहिर है डेटा या 2 जमा 2 4 हमेशा, मुझे नहीं लगता हमेशा 4 हो। कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, या बहुत सी ऐसी तहकीक, यानी साइकोलॉजी में एक स्टडी मैंने की और किसी और ने उसे रेप्लिकेट करने की कोशिश की तो वो नताइज ही नहीं आए। इसका ये मतलब नहीं है कि उसने उस तहकीक में कोई गड़बड़ की, पर ह्यूमन साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जिन्हें हम बार बार रेप्लिकेट यानी कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे ही देखो कि वो आदमी है ना, हर आदमी दूसरे से मुख्तलिफ है। जी बिल्कुल। तो ऐसे आप वो एक ही टूल के साथ जब मेजर करेंगे सबको तो नफ्सियाती तौर पर तो मुख्तलिफ निकलेंगे, ज़ाहिर है, मारूजी उस तरह तो मामला नहीं है। अच्छा, ये फरमाइए कि यानी अदबी तनकीद में जी हमारे यहाँ जो काम हो रहा है जी, उसमें कहीं आपको लगता है कि उन चीज़ों की झलक मौजूद है जो दुनिया में तनकीद हो रही है, या नफ्सियाती उसका जो ज़ाविया है उसमें वो हो? मैंने उर्दू में तनकीद ज़्यादा नहीं पढ़ी, लेकिन जितनी पढ़ी है वो ज़्यादातर मुझे क्लासिकी साइकोलॉजी के करीब नज़र आए। जदीद जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ हैं या जो ट्रेंड्स हैं वो उर्दू में मुझे नहीं नज़र आए, कम अज़ कम। कोई एक बात हमें ऐसी बता सकते हैं जिससे मुझे भी, और क्योंकि मैं भी एक लेमैन हूँ इस मामले में, और जो हमारे देखने वाले और सुनने वाले तालिब इल्म दोस्त हैं उनको समझ आए बात की कि जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है? मिसाल के तौर पर, यानी कौन सा ऐसा पहलू है, कौन सी ऐसी बात है आपने अपनी किसी तनकीदी तहरीर में उसको लिखा हो, यानी मिसाल के तौर पर हम कह सकें कि किसी लिखने वाले का ये पहलू जो है जी, ये आपने इस नए इल्म की बुनियाद पर उसमें रखा है जो इससे पहले ज़रा कम है, उसकी तरफ तवज्जो। यानी यहाँ पे मैं एक मिसाल, चलें इस पे बात भी हुई थी, कासिम याकूब साहब ने एक आर्टिकल भी लिखा था गज़ल के हवाले से। तो यानी गज़ल में यकसानियत की जैसे बात है, ठीक है, इसकी जो उर्दू में नफ्सियाती यानी इसकी जो एनालिसिस होगा वो मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि इसे उस पहलू में समझने की कोशिश की गई हो। लेकिन अब देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरो साइंस में, न्यूरो साइकोलॉजी में जो तरक्की हुई उससे हमें यह पता चला कि जो हमारा दिमाग है वो न्यूरल नेटवर्क की बेस पे काम करता है, पैटर्न्स को तलाश करता है, नए पैटर्न्स बनाता है। लेकिन जो हमारा दिमाग है इसकी बुनियादी कोशिश एवोल्यूशन के नतीजे में ये है कि एनर्जी को सेव करे। यानी जैसे टाइपिंग जब हम सीखते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें कंज्यूम होती है, लेकिन कुछ अरसे के बाद हमें पता होता है, हम देख भी नहीं रहे होते कीबोर्ड पे और हम टाइप कर रहे होते हैं, एनर्जी उसमें यानी सेव हो जाती है, इस प्रोसेस में ऑटोमेट हो जाता है। तो इसी तरह गज़ल में जो यकसानियत की बात आती है या काफ़िया पैमाई की बात आती है कि वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो उसमें ये होता है कि एक शेर तो यानी मुख्तलिफ हो जाता है, ज़मीन जब हम बना रहे होते हैं उसमें तो एक नई बात आ जाती है, लेकिन उसके बाद ये होता है कि जैसे ही काफ़ी और अदीफ़ आपस में मिलते हैं, दिमाग में जो पैटर्न सेव होते हैं वो दिमाग की कोशिश होती है कि वही पैटर्न जो है वो आगे आ जाए फ़ौरन, वो बात, वो पैटर्न जो जहन में पहले से सेव है या ईज़िली जनरेट हो सकता है उसे मुकम्मल करके शेर बना लिया जाए। ये जो मुसलसल गज़ल का ट्रेंड है या जो यकसानियत वाली बात है काफ़िया पैमाई की, मुझे लगता है उसकी जो एक न्यूरल बेसिस है वो ये है, ये मैंने जितना पढ़ा है। तो इस तरह चीज़ों को देखने के नए ज़ाविये मुझे वहाँ इसका मतलब है कि काविश जो है वो कम है उसका में जी, और जो ऑटोमेशन है जी, ऑटोमेशन ज़्यादा वो ज़्यादा हो गई है, तो उसकी बिना पर गज़ल जो है वो एक जैसी उसमें यकसानी और यकसानियत नज़र आती है जी। ये फरमाइए कि मतलब जो आप चलें गज़ल की तो बात ही, मतलब नज़्म है जी, उसमें तो उस तरह का मामला नहीं है जी, ठीक है, यानी उसमें काफिया नहीं है, उसमें रदीफ नहीं है, उसमें जो एक मिसरे का एक पैटर्न है वो नहीं है जी। तो उसके बावजूद उसमें भी इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो इसको हम किस साइकोलॉजिकल थ्योरी के तहत देखेंगे? यकसानी उसमें भी बहुत है। जी जी, यकसानियत उसमें ज़ाहिर है। एक तो जो हमारा एक्सपोजर होता है उसका भी रोल होता है, जो हमारे दिमाग में न्यूरल नेटवर्क्स बनते हैं या जो पैटर्न्स बनते हैं, ज़ाहिर है उसमें हमारा एक्सपोजर, नॉलेज, चीज़ों को देखना, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ें रोल प्ले कर रही होती हैं।
वोकेबलरी का भी उसमें रोल होता है। अभी आप देखें कि लिमिटेड हमारे पास वर्ड्स हैं, कितने लोग हैं जो लुगत का मुताला करते हैं, नए अल्फाज सीखने की कोशिश करते हैं। तो लुगत के मुताले से वैसे नए लफ्ज़ सीखे जा सकते हैं? नहीं, सीखे नहीं जा सकते, ज़ाहिर है, लेकिन मतलब मेरा नहीं ख्याल कि यानी ये मेरा अपना ख्याल है कि लुगत तो नहीं पढ़ी जाती नया लफ्ज़ सीखने के लिए। मेरा ख्याल है कि जो लिखा हुआ है या सुना हुआ है जी, वो तजर्बा तो वो है ना। जी जी, लुगत तो सिर्फ रेफरेंस के लिए इस्तेमाल होती है, वो याद करने की चीज़ तो नहीं है। नहीं, याद करने की चीज़ नहीं है, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन कुछ निसाबी मामलात के लिए मैंने अंग्रेज़ी की लुगत पढ़ी, सीखी और कोशिश की कि वो अल्फाज मेरे रोज़मर्रा के जुमलों में आएँ और मेरी तहरीरों में भी आएँ। तो मुझे उससे ये लगा कि बहरहाल कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हुई। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उन लफ्ज़ों की हद तक, ज़ाहिर है, यानी वो लफ्ज़ कहाँ से आया, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, उसके दूसरे सिनोनिम क्या हैं जो आजकल मुस्तमिल हैं। तो मुझे ये लगता है कि लिमिटेड वोकेबलरी होती है, लिमिटेड एक्सपोजर होता है और मुतालिया भी कम होता है। ज़ाहिर है, यानी चीज़ों को देखने के लिए आपको, मुझे लगता है, पढ़ना भी चाहिए। तो पैटर्न्स का जितना आपके पास बड़ा डेटा होगा, बड़ा यानी आपके पास कह लें, हाँ, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, मुझे लगता है कि उसमें फिर नयापन भी आएगा। तो मुझे ये लगता है कि एक हद के बाद पढ़ना भी यानी कम हो जाता है। हमारे जो लिखने वाले हैं वो उनके यहाँ पढ़ने की रविश भी कम है और उनके तजर्बात और एक्सपोजर भी कम होता है और एक मखसूस सा सर्कल होता है, उसमें आदमी लिखता है, पढ़ता है, उन लोगों से मिलता है, तो वो वही लिमिटेड हो जाता है। ऐसे इसका मतलब है कि आपको अपना एक्सपोजर जो है जी, यानी अपना इल्मी इक्तिसाब भी जी, और अपना जो समाजी आपका इंटरेक्शन है वो भी जी, और आपका जो किताब के साथ ताल्लुक़ है, और यानी हर तरह से अपने आप को खुला करना चाहिए। अपनी सरहदें जो हैं जी, लिखने वाले को वो अपनी करनी चाहिए। लेकिन ये दोनों रिवायतें वैसे हमारे यहाँ मिलती हैं। जी, मीर ने भी डिक्शनरी को सामने रख के, उस पर ये इल्ज़ाम है और ये बात है उसके बारे में जी, कि मीर ने डिक्शनरी को सामने रख के कुछ शेर कहे। जोश को डिक्शनरी का शायर कहा जाता था, तो वो ज़ाहिर है वो डिक्शनरी वाली बात भी अपनी जगह मौजूद है। लेकिन जो दूसरा तरीका हमारे यहाँ राइज रहा, जिसको ज़ाहिर है आप ओरिएंटल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, जी, तो आप हमारे उस्तादों के शागिर्द हैं, तो हमारे भाई हैं आप, तो उन्होंने आपको बताया होगा कि जो पुराने शुअरा हैं या जो उस असातिज़ा थे वो ये कहा करते थे कि आप फ़लाँ शायर के इतने हज़ार शेर याद करके आएँ, जी, ठीक है, फ़लाँ के इतने करें, फ़लाँ के इतने करें, जी, और उसके बाद फिर उनको भुला दें। जी, तो इसका मतलब है कि वो सारी वोकेबलरी, वो सारे असालीब, वो सारे एक्सप्रेशंस जो हैं, जी, आप उनसे गुजर जाएं जी, बिल्कुल, और फिर वो आपको शौरी तौर पे याद ना रहें, बल्कि आपके लौशऊर का हिस्सा बन जाएं, और फिर वो पलट कर तो वो रिच करेंगे आपको, पलट कर आते रहेंगे। तो आपके तवस्सुत से कैसी अच्छी बातें जो हैं वो हमें अपने क्लासिकी जो लोग हैं उनके बारे में भी करने का मौका मिला, और उन बातों को भी हमने देखा जो आप बाहर की दुनिया में रह के जो आपका एक्सपोजर है और जिस उम्र में आप हैं वहाँ पर आप जो आप देख रहे हैं, इस उम्र में तज्ज़िया करने की जो सलाहियत है वो भी नई होती है, ताज़ा है, और आप देख भी रहे हैं। तो खुशी हुई आपसे बात करके कि हमारा तालिब इल्म जो है वो सिर्फ छोटे दायरे का सफ़र करने वाला आदमी नहीं है, बल्कि उसकी दस्तरस में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। उम्मीद है हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।